हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। प्रीवियस क्लास में आपने इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ा। आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट टाइटल से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। जैसा कि हम जानते हैं, इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ का डेफिनेशन से। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया उसका टाइटल था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी कि हम लोग जो भी डेफिनेशन की बात करेंगे उसमें सबसे पहला डेफिनेशन आता है वेल्थ ओरिएंटेड। फिर उसके बाद से सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे, वह होगा मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। थर्ड होगा चॉइस मेकिंग। और स्कैरसिटी ओरिएंटेड। स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। एंड फोर्थ डेफिनेशन होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन और डायनेमिक ग्रोथ। डायनेमिक ग्रोथ, ये चार डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, सेकंड मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, थर्ड चॉइस मेकिंग और स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, एंड फोर्थ इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डायनेमिक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन वेल्थ ओरिएंटेड। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि यह डेफिनेशन किसने दिया। एडम स्मिथ ने दिया। यह डेफिनेशन कब दिया? 1776। डेट था 9 मार्च, डे सैटरडे। अब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे किस डेट को और किस दिन दिया गया, लेकिन आप ऐसे जान लीजिए। क्या इस दिन हुआ था? एक फेमस बुक पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, यह बुक 1776 में पब्लिश हुई और इसको किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा। जब भी कोई डेफिनेशन, कोई व्यू देता है अपना, तो उनके व्यू को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग होते हैं। तो एडम स्मिथ के डेफिनेशन को, एडम स्मिथ के व्यू को भी सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो इनके जो सपोर्टर्स थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में कौन होंगे? एडम स्मिथ और जो उनके फॉलोअर्स होंगे उनको कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जैसे एडम स्मिथ तो हो गए, लेकिन इनके साथ साथ कौन था? इसमें थे जेबी से, जेबी से, जेएस मिल, एफ ए वाकर। इनके व्यू को ये लोग सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे फेमस कौन है? जेबी से। एडम स्मिथ के फॉलोअर को किस नाम से जानते हैं? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। किस नाम से जानते हैं बेटा? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक को शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन आप लोग इसको यूज कीजिएगा पूरे नाम के साथ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में नहीं। यदि कोई आपसे पूछा भी कि बेटा बताओ वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, कोई पूछ लेता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो आप ये कहोगे कि अंकल, भैया, सर, जो भी जैसे होंगे, कि फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश्ड बाय एडम स्मिथ इन 1776। तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका कि अगले ने ये पूछा वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि उनको तो केवल वेल्थ ऑफ नेशन पता था। लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे तो अगले को लगेगा कि बच्चे को बहुत अच्छी जानकारी है, जो बच्चे ने पढ़ाई की है वो डीप में की है। और इससे उनको भी पता चल जाएगा कि इस बुक का पूरा नाम इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ये डेफिनेशन किसने दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया वह क्या। इनका जो डेफिनेशन है, यदि आपने बुक याद कर लिया है, बुक का नाम पता है, तो वही डेफिनेशन भी है। यानी इकोनॉमिक्स डिफाइंस एज, इकोनॉमिक्स डिफाइन एज, ऐसे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर and an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, wealth of nation। देखो बेटा कितना अच्छा है, आपने क्या याद किया? इकोनॉमिक्स का बुक जो एडम स्मिथ ने लिखा था, लेकिन आपको डेफिनेशन भी याद हो गया। यानी एक तीर से दो निशान है। इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये डेफिनेशन किसका है? एडम स्मिथ। इनका ही एक और डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। यह डेफिनेशन मेरे लिए रामबाण था, क्योंकि इस डेफिनेशन को मैंने क्लास 9th में पढ़ा था। जब हमारे टीचर पढ़ा रहे थे मिस्टर साही सर, उन्होंने जब पढ़ाया इकोनॉमिक्स, तो हिंदी में उन्होंने बोला अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ।
पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि ये डेफिनेशन जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में इसकी एक अलग छाप बैठ गई, और मैंने ये सोचा कि मैं आगे इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। केवल इस लाइन से कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, क्या था अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे अच्छा लगा, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ। मैंने क्लास 10 पास किया, लेकिन उसके बाद से क्लास 11th मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आउट किया, और मैंने अपनी पढ़ाई क्लास 12 पीसीएम ग्रुप से पढ़ा। ऑप्शनल मेरा बायोलॉजी भी रहा, एडिशनल सब्जेक्ट। फिर उसके बाद ये मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी सोचा था कि मुझे इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करनी है। ये क्लास 9 की बात थी, 10th में चला, 11th में मेरा साइड चेंज हो गया। लेकिन आगे जो मैंने अपनी पढ़ाई की ग्रेजुएशन, वो इकोनॉमिक्स से, मास्टर डिग्री हुई इकोनॉमिक्स से, और रिसर्च वर्क भी चल रहा है इकोनॉमिक्स, और मैं इकोनॉमिक्स के ही फील्ड में आप लोग के साथ जुड़ा भी हुआ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये डेफिनेशन किसका है? एडम स्मिथ। ये भी किसका डेफिनेशन है? एडम स्मिथ। लेकिन इनके जो फॉलोअर्स थे उसमें सबसे करीबी इनके कौन थे? जेबी से, जीन बैप्टिस्ट से। उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया बेटा? इनकी ही बात को उन्होंने थोड़ा सा घुमा करके बोला, थोड़ा सा कहा इकोनॉमिक्स क्या है? तो साइंस विच डील्स विद वेल्थ। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज SCI साइंस विच, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ। अब ये देखो कि जो इनका डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और जो जेबी से का डेफिनेशन है, इसमें कितना अंतर है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा कोई अंतर ही नहीं, जो बात एडम स्मिथ ने कही है वही बात ये भी कह रहे हैं। इनके कहने का तरीका क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज हो गया। बात वही है। यदि कोई किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, तो जो सपोर्टर वही बात कहेगा, लेकिन इसके कहने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। यही काम यहां भी हुआ, यानी कि जेबी से, जेबी से। अब याद करने का तरीका, यदि कोई पूछे भाई मुझे ये डेफिनेशन याद नहीं आ रहा, किसने दिया? इकोनॉमिक्स साइंस विच डील्स विद वेल्थ। तो आप कैसे उसका बताओगे आंसर? कह दो व्हाट से, व्हाट से। यदि आपने पहले पढ़ा होगा ये डेफिनेशन जेबी से ने दिया है, तो आपको लग जाएगा हो जेबी से तो है। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप सोचते रह जाओगे, तो नकल भी वही कर सकता है जिसके पास अक्ल हो। आपने क्लास में पढ़ा है, आपको पद्माकर सर ने पढ़ाया इकोनॉमिक्स साइंस विच डील्स विद वेल्थ, इसने कहा जेबी से ने। आपको एग्जामिनेशन हॉल में भूल गया। अब मैं ये नहीं कर रहा आप नकल करो, लेकिन आपको नकल भी यदि कहीं जरूरत पड़ गई तो आप इस तरीके से कर लोगे कि आपको वह आंसर मिल जाए, और अगले को पता भी ना चले कि आपने बताया। आप वहां से जहां बैठे हो वहां बोलोगे व्हाट से, मतलब मैंने आपसे बोल दिया ना कि आप हमसे फिर दोबारा बात मत करिए। मैंने आपसे पहले कहा ना, आपने जब से कह दिया तो अगले को समझ जाना चाहिए कि यह डेफिनेशन जेबी से ने दिया। जेबी से, व्हाट से? इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ। यानी कि धन की बात हो रही है। इनके बुक में बेटा ये लिखा हुआ है कि अ पर्सन हाउ अर्न मनी एंड हाउ स्पेंड मनी। एक आदमी कैसे पैसे को कमाए और पैसे को कैसे खर्च करे। लेकिन
1776 में इन्होंने डेफिनेशन दिया। लोग उसके बाद से और समझदार होते गए। जब लोग बहुत समझदार होते हैं तो गड़बड़ होने लगता है। यहां पे भी इतने लोग समझदार हो गए कि इनके डेफिनेशन को गलत तरीके से लोग लेने लगे। अब पैसे कमाने के तरीके, हाउ वी अर्न मनी एंड हाउ वी स्पेंड मनी, हम पैसे कैसे कमाएं। तो कमाने के कितने तरीके बेटा, हम पूछे आपसे कि पैसे कैसे कितने तरीके से कमा सकते हैं, तो आपको बहुत सारे तरीके। चलो एक बात है, आप स्कूल आ रहे हो और आपके स्कूल से घर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, और आप बाइसिकल से आते हो, अपने बाइक से आते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से स्कूल के लिए आते हो तो रास्ते में कितने मोड़ होते हैं, तो क्या बोलोगे? आप काउंट करोगे, एक वहां से था तो फिर वहां से गए तो फिर ऐसे गए तो फिर आगे बढ़े, फिर यानी कहोगे सर 10 था 12 था ऐसे बोलोगे। लेकिन नहीं, जब आप अपने घर से चले और स्कूल को आए तो मैंने आपसे पूछा कि कितने मोड़ पड़े, कितने मोड़, तो केवल 2 ही मोड़ पड़ा बेटा, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, 2 ही मोड़ है बेटा, लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न। तो आपसे यहां पूछा गया कि पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं। कौन सा? एक लीगल, दूसरा इलीगल। क्या बेटा? एक है लीगल, है ना। लीगल का मतलब हुआ कि जब आप कोई काम करके और पैसे अर्न करते हो, कोई आपने प्रोडक्टिव वर्क किया और उसके बदले में आपने पैसे कमाए, उसे कहते हैं लीगल। इलीगल का मतलब होता है कि आपने बिना कोई काम किए, विदाउट एनी प्रोडक्टिव वर्क, गलत तरीके से किसी को मार करके, डरा करके, उसके सामान को छीन करके अपने पैसे कमा लिए। आप भी कहोगे सर हमने मेहनत तो किया ना, बिल्कुल मेहनत किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने जो मेहनत किया, क्या कानून के हिसाब से, लॉ के अकॉर्डिंग वह सही है? तो होगा नहीं। जब सही नहीं है तो फिर वह लीगल नहीं हुआ। लेकिन लोग चाहते क्या है कि हमें कम मेहनत करना पड़े, हम पैसे कमा लें, हम मेहनत कम भी ना करें, बिल्कुल ना करें, और पता चला कि आज इस हमने दिया सर को सैलरी मिली है, सर लेकर चले और रास्ते में आप 2 लोग घेर लिए और मार के पैसा छीन लिए। आपने पैसा तो कमाया, आप तो अपने दोस्त से कहोगे कि अबे यार आज तो हमने इतने पैसे कमाए। लेकिन फिर पूछो, अबे यार क्या जो पैसा कमाया आपने कौन सा आउटपुट दिया? कोई आउटपुट नहीं था। आपने तो टीचर को मार दिया, दोस्त को मार दिया, कोई पैसेंजर को मार करके छीन लिया पैसा, वहां पे तो कोई आउटपुट नहीं था। वो क्या हो गया? वो इलीगल। तो लोग इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ ज्यादा भागे, जिसके कारण जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था वेल्थ ओरिएंटेड, वह कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क उनके लिए बन गया कि आपका जो डेफिनेशन है वह केवल पैसे को, केवल मनी को फोकस करता है। यानी आपका डेफिनेशन में पैसे को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, इसमें वेलफेयर को नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि जो पैसा कमा ले रहा है बिना काम किए, उसका वेलफेयर तो हुआ लेकिन दूसरे का नुकसान हो गया। तो इनके डेफिनेशन को, एडम स्मिथ के डेफिनेशन को 1890 में, 1890 यानी सेकंड डेफिनेशन आता है इसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल। उनका जो बेसिक डेफिनेशन का की पॉइंट था बेटा, वह था वेलफेयर ओरिएंटेड। क्या था? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। अभी बताएंगे, बाद में ये डेफिनेशन हो गया मटेरियल वेल्थ। तो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। ये डेफिनेशन कब दिया? 1890। यानी कि अब सोच लो, 1776 में एडम स्मिथ का डेफिनेशन आया और 1890, यानी 114 साल तक, 114 ईयर्स तक
एडम स्मिथ के डेफिनेशन की मोनोपोली थी। 114 ईयर्स तक इनके डेफिनेशन को कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ के डेफिनेशन को डिसाइड किया और एक नया डेफिनेशन दिया, वेलफेयर ओरिएंटेड। एक बुक उन्होंने लिखा जिसका टाइटल था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक कब लिखी गई? 1890 में। इसने लिखा अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा। ये बुक का नाम कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अल्फ्रेड मार्शल की फेमस बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक कब पब्लिश हुई? 1890। कोई दिक्कत? जो अल्फ्रेड मार्शल के फॉलोअर्स थे, इनको भी किसी न किसी रूप में जाना गया। इनको कहते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या कहते हैं? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में बेटा सबसे जो फेमस नाम आता है वह है एसी पिगू। हम बस इतना ही जाने, एसी पिगू। एसी पिगू सबसे इनके क्लोज थे। और एसी पिगू कौन थे? एसी पिगू स्टूडेंट थे अल्फ्रेड मार्शल के, चेला थे। जैसे आप लोग हमारे चेला हो, स्टूडेंट हो, वैसे ही एसी पिगू चेला थे। चेला थे किसके? अल्फ्रेड मार्शल के। किसके बेटा? अल्फ्रेड मार्शल के। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, जब अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की बात की, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर वेलफेयर है, न कि मनी अर्न करना है। पूरी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल ने मनी के इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर दिया। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वह वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर है। लेकिन इनके स्टूडेंट एसी पिगू ने समझाया कि सर, जब तक इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा तब तक सोशल वेलफेयर की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वेलफेयर की बात एसी पिगू ने भी किया, लेकिन इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या? इकोनॉमिक वेलफेयर। ये क्वेश्चन है आपका कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर गिवन बाय एसी पिगू। एसी पिगू। एसी पिगू ने इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया। एक बुक भी लिखा इन्होंने, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। ये बुक है, किसने लिखा? एसी पिगू ने। कब लिखा? 1920 में, 1920 में। इन्होंने कहा सर, जब तक इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा तब तक सोशल वेलफेयर की हम कल्पना नहीं कर सकते। अल्फ्रेड मार्शल ने पूछा कि बताओ इकोनॉमिक वेलफेयर तब क्या होगा? उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब है कि जब एक ह्यूमन बीइंग, कोई एक पर्सन वर्क करता है और उसको वर्क करने के बदले जो इनाम मिलता है, जो पैसा मिलता है, वह उचित मिला, सही मिला, तो वह अपने नीड को फुलफिल करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट होगा, बचा हुआ जो पैसा होगा, उससे दूसरे का वो भला कर देगा, कोई गुड्स उसको परचेज करके देगा जिससे उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी। लेकिन यदि उसको उचित इनाम नहीं मिलता है, जो जेन्युइन उसकी वेजेज है, सैलरी है, नहीं मिली, तो फिर कहा जाएगा उसका इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हुआ। और जब इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हुआ तो फिर वह दूसरे का वेलफेयर कहाँ करेगा? सोशल वेलफेयर नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लो बेटा इस चीज को।
मान लो कि हम गोल घर में हैं और मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। हमने रिक्शे वाले को बुलाया कि रिक्शे वाले भैया इधर आइए। आए और हमने कहा कि रेलवे स्टेशन चलना है। उन्होंने कहा कि हाँ चलेंगे, नो प्रॉब्लम, 20 रुपए लेंगे। तो हमने कहा यार पैसे की बात क्यों तुम इतना सोच रहे हो, चलो। अब वो रिक्शे वाला मुझे लेकर के चल दिया। रिक्शा वाला तो ये सोचेगा कि जब मैं इनको रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये मुझे 20 रुपए देंगे, 20 रुपीज मिलेगा। जो 20 रुपीज मिलेगा उसमें से हम ₹5 जो इस रिक्शे का भाड़ा है, जिसका मैं रिक्शा यूज कर रहा हूं, उसको मैं दे दूंगा। 5 रुपए मैं अपने लिए खर्च करूंगा अपने पे। 5 रुपए चल करके काली मंदिर पे जो गरीब लोग हैं उनको मैं एक बिस्किट पैकेट खरीद कर दे दूंगा, और 5 रुपए अपने लिए फ्यूचर के लिए बचा लूंगा। यहां 5 रुपए का जो बिस्किट हुआ एक किसी गरीब को देगा तो वह वेलफेयर हुआ, ह्यूमन वेलफेयर हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ। लेकिन अब ये अलग बात है कि जो 20 रुपए रिक्शे वाले ने हमसे मांगा वह सही था गलत था, ये अलग बात। लेकिन हम वहां गए, उतर गए और मैंने रिक्शे वाले को 10 रुपए दिए। उसने कहा हाँ साहब 20 रुपए हुआ। हमने कहा चुपचाप रख लो, तुम अभी समझते नहीं हो हमको, हम तुम्हारे रिक्शे का जो बैलेंस शीट है बिगाड़ देंगे, तुम जानते नहीं हमको। वो बेचारा समझ नहीं पाया, वो डर के मारे रख लिया। अब ये बताओ बेटा, क्या उसका इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ? ये बात सही है कि वहां से रेलवे स्टेशन का 10 रुपए ही लगता, लेकिन यदि उस रिक्शे वाले से पहले ही हम ये तय कर लिए होते कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, तो वह जो सोचता वो कितने रुपए के साथ सोचता? 10 रुपए के साथ सोचता। अब वो 10 रुपए के हिसाब से वो प्लानिंग करता, तब कहा जाता कि उसका इकोनॉमिक वेलफेयर 10 रुपए में ही होगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे उससे वादा भी नहीं किया, हमने कहा चलो ऐसे पैसे करो, चलो पहले मुझे छोड़ो वहां पे। उतने देर में उसने बहुत सारी बातें सोची और सोचा कि मुझे 20 रुपए मिलेगा तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। इकोनॉमिक वेलफेयर तभी होगा जब आपका उचित इनाम काम करने के बदले मिला हो। और जब उचित इनाम मिलेगा, वेजेस आपकी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो आप अपने नीड को फुलफिल करने के बाद दूसरे की भी नीड को फुलफिल करेंगे, जिससे अगले का वेलफेयर होगा। वह वेलफेयर सोशल वेलफेयर होगा, वह वेलफेयर ह्यूमन वेलफेयर होगा। यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर ईडब्ल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन वेलफेयर भी कहते हैं। HW होमवर्क नहीं, HW ह्यूमन वेलफेयर। और प्लस ऐड कर देंगे इसमें क्या क्या? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर बोलो बेटा। इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं, तो क्या बोलो? इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ ह्यूमन वेलफेयर और सोशल वेलफेयर को ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे, यस बिल्कुल सही बेटा, सही बोला। इकोनॉमिक वेलफेयर प्लस ह्यूमन वेलफेयर और सोशल वेलफेयर इज इक्वल टू MW। MW मतलब मटेरियल वेलफेयर। अब मटेरियल वेलफेयर का मतलब, अब देखना बेटा, यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जब एक पर्सन किसी दूसरे को हेल्प कर रहा हो, दूसरे का भला हो रहा हो, इस तरीके से कि जिसने भला करने की बात सोची वह कोई मटेरियल थिंग्स दिया। मटेरियल थिंग्स का मतलब कि कोई फिजिकल आइटम जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो दे और उससे उसका भला हो, उसको मटेरियल कहते हैं। वह मटेरियल वेलफेयर हुआ। वेलफेयर तो हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने तो आपको कोई गुड्स नहीं दिया, मैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, पैसा नहीं ले रहा हूं, फ्री में है। तो आप
नॉलेज ले रहे हो ना, आपका इससे भला हो रहा। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग ये वेलफेयर नहीं है, क्योंकि इनटेंजिबल है, ये इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है। तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग वेलफेयर केवल वही होगा जो मेटेरियलिस्टिक हो, जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्लियर? ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब जो इन्होंने डेफिनेशन दिया अल्फ्रेड मार्शल ने, वह क्या था? नोट कर लो बेटा। इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है उन्होंने कैसे दिया, नोट कर लो। इकोनॉमिक्स इज स्टडी economics is a study of of mankind in the ordinary business of life, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब एक बेटा बात ध्यान से समझ लो कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां डेफिनेशन जब पूछा जाता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो वहां आपसे बस इतना ही पूछा जाता है कि हु डिफाइन इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो आप क्या बोलेंगे? अल्फ्रेड मार्शल। क्या बोलेंगे बेटा? अल्फ्रेड मार्शल। बट पूरा जो डेफिनेशन है वो क्या है वो भी आप नोट कर लो। आपके एग्जाम में तो यहीं तक पूछेगा, लेकिन आप पूरा कहीं आपको लिखना पड़े तो आपको पूरा डेफिनेशन लिखना होगा। लिखोगे इट एग्जामिन्स it examines it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being। यहां पे ध्यान देना बेटा, इट एग्जामिन्स किस चीज का एग्जामिन करता है? दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल चाहे एक आदमी हो या सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबींग। उसके भले की बात हो रही है, लेकिन किसके साथ? मटेरियल थिंग्स के साथ हो रही है। ये किसका डेफिनेशन था? अल्फ्रेड मार्शल का। किसका था? अल्फ्रेड मार्शल का। क्या निकला बेटा? अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन जो इनके स्टूडेंट थे, क्या नाम था उनका? एसी पिगू। उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उनका जो इकोनॉमिक वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट था बेटा, वो कैसे डिफाइन उन्होंने किया? तो अकॉर्डिंग टू एसी पिगू, the range of our inquiry becomes restricted
that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बच्चे लोग को ये समझाता हूं, आपको इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसका जो की पॉइंट है मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, क्या मेजरिंग रॉड ऑफ मनी आप याद कर लो। जिस डेफिनेशन में मेजरिंग रॉड ऑफ मनी आ गया, समझ जाना कि डेफिनेशन किसने दिया, एसी पीगू ने, एक ही पॉइंट है। लेकिन आप समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ। इनका ये कहना है कि हम किसी भी चाहे सोशल वेलफेयर दैट कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप किसी का वेलफेयर करेंगे तो उस वेलफेयर को करने के लिए चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होगा। बिना मनी के इन्वॉल्व हुए हम उस वेलफेयर की कल्पना नहीं कर सकते। यदि किसी के पास पैसा है तो उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसका वेलफेयर ज्यादा होगा, और मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा वेलफेयर कम होगा। यानी वेलफेयर को मेजर करने के लिए मनी क्या है, वह मेजरिंग रॉड है। ठीक है। यदि मैं आपको चाहता हूं कि एक किताब दे दूं गिफ्ट में, आपके पास किताब नहीं है, तो उस बुक को देने के लिए पहले तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो जब मेरे पास मनी होगा तभी मैं आपको वो बुक दे सकता हूं। घर पे तो बुक होता नहीं है, मैं बुक के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट जाना होगा, मैं वहां से परचेज करके लाऊंगा और फिर मैं आपको दूंगा। तो वह बुक मैंने आपको दिया, वह मटेरियल है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ ये बुक है। लेकिन उसको देने के लिए, आपका वेलफेयर करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। यानी विदाउट मनी के, विदाउट इकोनॉमिक वेलफेयर के हम सोशल वेलफेयर की कल्पना नहीं कर सकते। अल्फ्रेड मार्शल का ये जो डेफिनेशन था और जो एसी पीगू का, ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाया गया तो ये बन गया मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्लियर। अब ये भी डेफिनेशन पूरा दूध का धुला हुआ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने इसमें वेलफेयर में केवल एक ही एस्पेक्ट को लिया, किसको, मटेरियल थिंग्स को लिया। जो इसमें इमटेरियल थिंग्स है उसको इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ होने के बाद कहा जाए सर आपने क्या किया, कोई वेलफेयर नहीं किया, बहुत सिंपल सा है। तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पे भी है कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग ये बेकार है। साइंस में जैसे होता है कि यदि वर्क का मतलब होता है कि किसी गुड्स के प्रति आप कोई काम कर रहे हैं, तो यदि मैंने यहाँ पे ये कीबोर्ड को उठाया और मैंने दूसरे रख दिया तो ये वर्क हुआ। लेकिन मैं कीबोर्ड को यहीं पे प्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो फिर ये वर्क नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है ना। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग केवल वेलफेयर वही है जो मटेरियलिस्टिक होगा, जबकि इमटेरियल थिंग्स को इन्होंने अपने डेफिनेशन में कहीं शामिल नहीं किया। और ये डेफिनेशन उसी बेसिस पे क्या हो गया, इन्होंने वेलफेयर को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया। लेकिन वेलफेयर होगा कैसे होगा, जब तक इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा तब तक सोशल वेलफेयर नहीं होगा। क्लियर। ये था अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है स्केर्सिटी ओरिएंटेड, स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, और इसी को कहते हैं चॉइस मेकिंग ओरिएंटेड डेफिनेशन।
इस डेफिनेशन को किसने दिया? लायनल रॉबिन्स ने दिया। कब दिया? 1932 में दिया। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका टाइटल था एन एस्से ऑन द नेचर एंड significance of economic science। ये एक बुक है, एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये किताब किसने लिखा बेटा? लायनल रॉबिन्स ने लिखा। लियोनल रॉबिन्स ने लिखा। ये बुक कब लिखी गई? 1932 में। क्लियर? इन्होंने कैसे डिफाइन किया? इनके टाइटल से ही लग रहा है कि स्कैर्सिटी, जिसमें कोई गुड्स की अवेलेबिलिटी कम हो। मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी आपको समझाया था। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, लिखो बेटा, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative usage। यह डेफिनेशन किसने दिया? लायनल रॉबिन्स ने दिया। क्या? इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। इसमें जो की पॉइंट होता क्या है? एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स। एंड्स का मतलब जिससे हमारी नीड डायरेक्टली फुलफिल होती है, और नीड को फुलफिल करने के लिए जिस चीज से हमारी नीड फुलफिल होती है वो हमें कैसे मिलेगा? तो वो हमें पैसे से मिलेगा, है ना। तो मनी क्या है? वो स्केर्स मीन्स है, वो मीन्स हमारे लिए। लेकिन हमारी नीड डायरेक्टली फुलफिल किससे हुई? एंड्स से, उस फाइनल गुड से जिससे हमने कंज्यूम किया। जैसे मुझे भूख लगा है, तो मेरी भूख कैसे पूरी होगी? पैसे से। बेटा पैसा हम ले करके 10 रुपए का नोट है, सिक्का है, और हम खा आऊं करके खा जाएं तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं। लेकिन यदि उस 10 रुपए के नोट से, 10 रुपए के सिक्के से हम जा करके यदि हमने चाउमीन खरीद लिया और खाया तो पेट भरा ना। तो यहाँ पर हमारी जो भूख किससे पूरी हुई? चाउमीन से हुआ बेटा। तो जो चाउमीन है क्या है? वो एंड्स कहलाएगा। और ठीक है, और स्केयर्स मीन्स जो पैसा है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, जो 10 रुपए का सिक्का उसके कितने यूजेज हैं? बहुत सारे हैं। हम चाहे तो उस पैसे को चाउमीन पे खर्च कर देंगे, चाहे तो पिज्जा खा लें, चाहे तो बर्गर खा लें, है ना। तो एंड्स में बहुत सारी चीजें आ गई जिससे नीड हमारी फुलफिल होनी है, वो हमारी जरूरत है। वो एंड्स का मतलब वहां पे जरूरत, जिससे हमारी नीड फुलफिल होने वाली है। तो बहुत सारा लिस्ट होगा, उसमें से हम क्या क्या ले सकते हैं? आइसक्रीम भी ले सकते हैं। लेकिन भूख लगा है, ये बताओ आइसक्रीम खाने से पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? आप ये सोचेंगे कि हम ऐसा चीज खाएं जिससे हमारी भूख खत्म हो जाए, पेट भर जाए ना। उसको कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेज। यानी आपके पास जो 10 रुपए का क्वाइंस है, पेपर नोट है, उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। आप कई तरीके से खर्च कर सकते हैं।
लेकिन आप खर्च कहाँ करेंगे? जहां पे आपको लगेगा इससे हमें ज्यादा हमारी वांट्स फुलफिल होगी, इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, या हमारे लिए ज्यादा इंटेंसिटी वाला गुड्स है, आप उस पर पैसा खर्च करेंगे, है ना। तो ये था स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। अभी तक जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये अच्छा डेफिनेशन माना जा रहा है। इसमें क्या क्या फीचर मिला इनके हिसाब से, पहले लिखा इन्होंने इकोनॉमिक्स इज द साइंस, है ना, यानी इकोनॉमिक्स क्या बेटा? साइंस है, ठीक ना। इकोनॉमिक्स इज द साइंस है, कैसे? इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिकली, कि हम अपने पैसे के बारे में सोचते हैं। साइंस यही कहता है कि आप कोई भी चीज करते हैं तो सिस्टमेटिक करते हैं, साइंटिफिक करते हैं। तो हम उस 10 रुपए के साथ यही सोचते हैं इस पैसे को कहाँ हम खर्च करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो, जो हमारे सबसे ज्यादा मायने हो। तो वह क्या है? आपने सिस्टमेटिक तरीके से सोचा, वो इसलिए वो साइंटिफिक है बेटा, है ना। इट स्टडीज हाउ ह्यूमन ट्राई टू ऑप्टिमाइज सर्टेन ऑब्जेक्टिव अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट्स, जो भी हमारे पास दिया हुआ है रिसोर्सेज, उसमें हम किस तरीके से इसको यूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिले। यदि कहीं लॉस भी हो रहा हो, कुछ नुकसान भी हो रहा हो, तो क्या चाहेंगे कि नुकसान कम से कम हो, लॉस कम से कम हो, और गेन हो रहा है तो वह ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। आप एग्जाम में क्या सोचते हैं? 3 आवर्स का जो पेपर होता है बेटा, तो उस 3 आवर्स में आपका पेन रुकता नहीं है। आप उस समय ना तो आपको पानी पीने का मन करेगा, ना टॉयलेट जाने का मन, बस ये लगेगा कि आर या पार। यानी ये 3 घंटे का जो समय है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस समय नहीं देखेंगे मुझे पानी पीना है, मुझे टॉयलेट जाना, टॉयलेट की नीड होगी तब भी रोके रहेंगे कि नहीं, हम उतने देर में जाएंगे, 4-5 सेंटेंस हमारे छूट जाएंगे, लिखो लिखो लिखो। लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर लेंथी था फिर भी छूट गया। आपने सोचा कुछ भी हो जाए क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, कम से कम क्वेश्चन यदि छूटा भी तो कम से कम छूटेगा, और आप लगे रहे। लॉस तो हुआ वहां पे, लेकिन कैसा लॉस हुआ? वह मिनिमम हुआ। लेकिन यदि पेपर का प्रिपरेशन आपने पहले से किया होता, आपका प्रिपरेशन सही तरीके से रहता, तो 3 आवर्स का पेपर आप इस तरीके से अपने राइटिंग हैबिट को डेवलप किए होते कि वह 2 आवर्स 30 मिनट, 2 आवर्स 45 मिनट, 50 मिनट में कंप्लीट हो जाता, और 5, 10, 15, 20 मिनट आप रिवीजन के लिए रख लेते। यदि क्वेश्चन छूट रहा बेटा तो ध्यान रखो कि कहीं न कहीं आपने प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं की। यदि आपका प्रॉपर प्रैक्टिस रहा है तो वह पेपर 2 आवर्स 30 मिनट में हो जाएगा। लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं है, आपने सोचा केवल हम रीड करते हैं, आपने नोट्स पढ़ा, आपने केवल वीडियो देखा, लिखने की आदत डेवलप नहीं की है, तो बेटा राइटिंग स्किल आपका इंप्रूव नहीं होगा और क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, कर भी दिया तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। इसलिए आप लिखने की आदत को, अभी टर्म 1 में एमसीक्यू है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जितना हम पढ़ रहे हैं हम पहले लिखें उसको, है ना। आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ो। जब डिस्क्रिप्टिव आपका प्रिपरेशन सही रहेगा तो उसी में से तो एमसीक्यू आएगा ना बेटा। आप पूरा पढ़ो, इतना सा पढ़ो, एमसीक्यू तो उसका एक पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे केवल एमसीक्यू जो बुक में दिया है वही नहीं, जो मैंने पढ़ाया ये पूरा डिटेल पढ़ो। जब पूरा डिटेल पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है डेफिनेशन, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है बेटा। तो लर्नर रॉबिन्स का जो डेफिनेशन था उसका फीचर क्या था कि पहला तो ये था इकोनॉमिक्स क्या है, वह साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। एनी प्रॉब्लम? इनके डेफिनेशन में क्या मिला बेटा कि बिटवीन एंड्स, यानी इनकी जो जरूरत है जिससे ह्यूमन बीइंग की नीड फुलफिल होनी है वह क्या है, वह अनलिमिटेड है। यानी वांट्स क्या बेटा, यहाँ पे वांट्स क्या है जिससे हमारी जरूरत पूरी हो रही, जो हम चाहते हैं वह क्या है, अनलिमिटेड है बेटा। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। यहाँ पूछा जाता है कि एंड्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एंड्स? एंड्स का मतलब वांट्स, जिससे हमारी नीड फुलफिल होनी है, ठीक है। हमें भूख लगा है तो हमारी वांट्स क्या है, खाना,
चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, अमरूद खा लेंगे, आम खा लेंगे, सेब खा लेंगे, तो वह वांट्स हमारे सामने है ना, वो जरूरत है उस चीज की जिससे हमारी नीड फुलफिल होनी है। और वो मिलेगा कैसे? तो पैसे से। तो वो आपके पास क्या बेटा, वो स्केर्स रिसोर्सेज है। पैसा तो आपका 10 ही रुपए है, लेकिन वांट्स आपकी बहुत है। उसमें क्या करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा अर्जेंट होगा, मोस्ट अर्जेंट वांट्स को आप पहले पूरा करेंगे, लेस वाले को बाद में। मन कर रहा है आइसक्रीम भी खाने के लिए और भूख भी लगा है, तो बेटा पहले पेट भर लो, पेट भर लो बेटा, चाउमीन खा करके, पिज्जा बर्गर खा, उससे पेट भर जाएगा। आइसक्रीम से पेट नहीं भरेगा, वो केवल चाट करके रह जाओगे, ठीक ना, उससे पेट नहीं भरेगा। आइसक्रीम वह केवल एक टेस्ट के लिए बाद में खा लेना, है ना। अमरूद खा लो, पेट भर जाएगा उससे, बाद में आइसक्रीम खाना। चूरन खाओगे, उससे चूरन से पेट नहीं भरता है। स्कूल की छुट्टी होती तो गेट के बाहर क्या होता है, साइकिल पे ठेले पे चूरन बेचते हैं लोग, उससे पेट नहीं भरता बेटा, है ना। तो आपको पेट भरना है तो आप कोई फ्रूट्स वहां बिक रहा हो वो ले लो, चाउमीन पिज्जा बर्गर हो, देख लो कि जो आपके पैसे हैं उसमें क्या चीज आ सकती है, वो ले लो, है ना। चलो, एंड उस रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज मतलब मनी है, उसके कितने यूजेज हैं, तो अल्टरनेटिव यूजेज। समझ आ गया। इनका भी डेफिनेशन क्या था, सही था, लेकिन इनके डेफिनेशन में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। वह कमी क्या था कि इसमें पहला डिमेरिट था इम्पर्सनल और कलरलेस। इम्पर्सनल एंड कलरलेस का मतलब हुआ कि रॉबिन्स हैड मेड इकोनॉमिक्स क्वाइट इम्पर्सनल एंड कलरलेस बाय मेकिंग इट अ कंप्लीट पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या है, व्हाट इज क्या है, उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लो। पॉजिटिव साइंस, आगे हम लोग बताएंगे, इसको पढ़ेंगे कि पॉजिटिव साइंस की बात किसने किया था। इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस किसने कहा, पॉजिटिव साइंस लॉयनल रॉबिन्स ने किया, लॉयनल रॉबिन्स ने किया। क्लियर। और जब नॉर्मेटिव साइंस की एक और इसमें आता है बेटा, वो भी नोट कर लो, जब ये पढ़े तो उसको क्यों छोड़े। नॉर्मेटिव साइंस, जेएम केन्स, जेएम केन्स, नॉर्मेटिव साइंस, जेएम केन्स, एंड पॉजिटिव साइंस। एक मिनट बेटा, ये कौन सा प्लान गलत है कि जेएम केन्स का नहीं है, ये है अल्फ्रेड मार्शल का ना, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल। नॉर्मेटिव साइंस अल्फ्रेड मार्शल एंड पॉजिटिव साइंस लॉयनल रॉबिन्स। ये दोनों हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। इनका जो डेफिनेशन था बेटा, वो पॉजिटिव साइंस को ज्यादा इन्होंने तवज्जो दिया, एंड एक्सक्लूडिंग नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, यानी कि प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है इसकी बात इन्होंने नहीं किया। कारण तो बताया। पॉजिटिव साइंस में क्या होता है, हमें जानते हैं कि जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। जहां पे कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, लेकिन पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जब वह कारण है, उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम जब पता है बेटा, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ना। तो जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसको कहते हैं नॉर्मेटिव, यानी कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो जहां चाहिए शब्द लगता है, भाई प्रॉब्लम है इंडिया में पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो भाई पॉवर्टी प्रॉब्लम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है हो गया, तो कोई ना कोई तो इसका कारण होगा ना। वो कारण क्या है, तो पॉपुलेशन है, यानी रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई अब कारण भी बता दिया आपको, चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ। अब क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं। क्या करना होगा, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए मेरे भाई।
क्या होना चाहिए? बोलोगे वी शुड कंट्रोल पॉपुलेशन, हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। जहां चाहिए शब्द आ गया वी शुड कंट्रोल पॉपुलेशन, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मेटिव हो जाएगा। तो उन्होंने नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को लायनल रॉबिन्स ने इग्नोर किया। ओके, इन्होंने केवल पॉजिटिव अप्रोच को एक्सेप्ट किया है, जिसमें इकोनॉमिक इवेंट्स का, जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स है उसका कॉज क्या है और उसका रिजल्ट क्या है ना, कारण और उसके परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, उसके रिजल्ट की बात, रिजल्ट तो हो ही गया लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उसकी बात नहीं करते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत बेटा आप लोग को? नो। इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया। लायनल रॉबिन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया, टोटली साइलेंट अबाउट certain macroeconomic aspects such as determination of national income and employment. No focus on economic growth and development. यहां पे इस पूरे डेफिनेशन में देख लिया जाए बेटा तो कहीं पे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आई नहीं। इसमें बस ये था हमारे पास रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, उसके यूजेज रिसोर्सेज के बहुत सारे हैं, तो हम कहाँ खर्च करेंगे तो जो सबसे ज्यादा अर्जेंट होगा। इसमें कहीं पे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। एंड अगला इनका प्रॉब्लम क्या था? साइन प्रॉब्लम ऑफ एबंडेंस। यानी एबंडेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो साधन है वह कैसा है, तो मात्रा में यह सीमित है। ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास कोई चीज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, तो जब बहुत सामान होता है बेटा तब भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है। जैसे कहा जाए कि आपको गन्ने के खेत में ले जाकर के छोड़ दिया जाए और कहा जाए भाई जाओ इसमें से गन्ना तोड़ कर लाओ, तो क्या होगा? वहां पे आप वहां पे गन्ना चूज करते रह जाओगे और बाहर निकल आओगे, आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा है। आज के समय में क्या है कि जब हम लोग कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे अपने हैं, देखो जो पसंद है लो, इतने पसंद वहां दिख जाते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे भी क्या हो गया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गया। क्लियर? तो उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया है। कम है तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। ठीक, जैसे कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर आपका वीडियो लेंथी है, बड़ा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मन उब जा रहा है। मैंने भी उसको व्हाट्सएप किया कि बेटा मैं टीचर हूं तो मैं गाना थोड़ा ना उस पर अपलोड करूंगा, मैं डांस थोड़ा ना करूंगा भाई, मैं टीचर हूं तो आपको पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, ये वीडियो जो है बड़ा होगा, छोटा वीडियो बना दे 5 मिनट का 7 मिनट का, तो कॉमेडी वीडियो नहीं है ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्चुअल है तो ये लेंथी होगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो कम होगा तो बच्चे क्या बोल देंगे, सर आपका वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत ब्रीफ में आपने समझा दिया। और जब वीडियो हमने डिटेल बना दिया, सर आपका वीडियो तो इतना बड़ा हो गया कि हम घूमने नहीं गए, डैश इंतजार करते रह गया। अब लोग भाई डैश के चक्कर में वीडियो छोड़ दिया। तो या तो डैश की बातों को मानो या तो पद्माकर सर का वीडियो देखो। ठीक है? तो दोनों में दिक्कत है। कम वीडियो शॉर्ट बन गया, छोटा छोटा वीडियो बनाते सर ब्रीफ में बताते हैं, जब हम डिटेल कर दिया तभी वीडियो बड़ा हो गया। अरे भाई दिक्कत तो दोनों तरफ से हो गई। यानी छोटा वीडियो बना कम समय का तभी दिक्कत, और ज्यादा बड़ा हो गया। मैं बता जानबूझ के थोड़ा ना करता हूं, मुझे शौक लगा हम परेशान हो नहीं बेटा, हम भी तो आराम करते। इस रात को मैं वीडियो बना रहा हूं, क्यों, किस लिए? आपके लिए। हम भी सो जाते लेकिन आपके लिए। इसको हम 2 लाइन में भी बोल देते, लेकिन जब तक एग्जाम्पल से एक एक कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करेंगे बेटा कैसे समझ में आएगा? तो आपके लिए तो मैं परेशान हो रहा हूं ना। तो ये दिक्कत बेटा पहले से चला रहा है, ये आप आज जो कर रहे हो ऐसा नहीं है, पहले से ही चला रहा है। कि केवल लायनल रॉबिन्स ने किसकी बात किया? स्कैर्सिटी की, कम है उसकी बात किया, लेकिन जो एबंडेंस है,
जो बहुत ज्यादा है उसकी बात इन्होंने नहीं किया, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। क्लियर? अब आगे भी एक डेफिनेशन आया, डेफिनेशन नंबर 4। वह डेफिनेशन किसने दिया? ये सैमुअल्सन ने। क्या था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डायनेमिक ग्रोथ, और डायनेमिक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बेटा किसने दिया? P.A. सैमुअल्सन, P.A. सैमुअल्सन। ये डेफिनेशन कब दिया? 1948 में। इन्होंने एक फेमस बुक लिखा जिसका टाइटल था इकोनॉमिक्स। क्या था बेटा? इकोनॉमिक्स। ये एक बुक है, इकोनॉमिक्स टाइटल है। इस किताब को लिखा किसने? P.A. सैमुअल्सन ने। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि फेमस बुक इकोनॉमिक्स रिटन बाय P.A. सैमुअल्सन एंड फेमस बुक अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य और बोलो और विष्णुगुप्ता। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, वो एक ही आदमी का नाम बेटा। जैसे हम लोग का नाम मुन्नू गुल्लू टुन्नू होता है, वैसे ही उनका नाम था। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन और डायनेमिक ग्रोथ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। इसको मैं आप लोग को समझाता हूं। तो मैंने इस डेफिनेशन का एक नाम दे दिया है मिश्राम्बू डेफिनेशन। क्या कह दिया? मिश्राम्बू। अब आप कहो सर ये कौन सा डेफिनेशन है? मैं ये कहूं कि बेटा आप बादाम खाओगे, लो मैंने बेटा तुमको इतना बादाम दे दिया, खा लिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किशमिश खाते बेटा? लो मैंने एक मुट्ठा तुमको किशमिश दे दिया, खा लो, कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा, वाह बेटा वाह। छोहाड़ा खाओगे, लो 4 पीस मैंने दिया, खा लो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दूध पियोगे बेटा? लो 1 गिलास मैंने दूध दे दिया, लो पी लो, कैसा लगा? अच्छा लगा। अब एक केस हो गया ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, हमने जो 1 गिलास दूध दिया कि लो बेटा लो पियो, अब उसको हमने मिक्सर में, जूसर में जो घरों में रखा हुआ है उसमें डाला, उसी में जो ड्राई फ्रूट्स आपको दिया, काजू, किशमिश, बादाम, छोहाड़ा, और उसमें मिला दिया और उसको मिक्स करके ला करके अब हमने कहा कि लो बेटा अब इसको लो पी लो। अब कैसा लगा बेटा? ये तो पहले से भी बहुत, अरे वाह मजा आ गया, ये तो पहले से भी अच्छा, बहुत अच्छा है भाई। आपने सबको मिला दिया तो उसका नाम क्या दे दिया? मिश्राम्बू। हमने मिश्राम्बू पिया। देखिए वही आपको कोई 1 गिलास दूध दे दे, बादाम, काजू, किशमिश दे दे, और तब क्या बोलोगे कि हमको मिश्राम्बू मिला है? तब नहीं बोलोगे। लेकिन उसको एक में मिला करके, पीस करके और आपको दे दिया, मिला के दिया, तो आपने कहा मिश्राम्बू, क्या मजा आ गया। यही काम बेटा ये सैमुअल्सन ने भी किया। इन्होंने क्या किया, जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था उसकी जितनी अच्छाइयां थी उसको ले लिया। अल्फ्रेड मार्शल साहब के जो डेफिनेशन थे, कौन सा? मटेरियल वेलफेयर, उसकी अच्छाइयों को इन्होंने ले लिया। जो लॉयनल रॉबिन्स का डेफिनेशन स्कैर्सिटी था उसकी अच्छाई को ले लिया, और तीनों को क्या कर दिया? मैंने मिश्राम्बू का नाम लिया और मुझे डकार आ रहा। क्या बात है। एडम स्मिथ के वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन का मेरिट प्लस मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन के, इसका मार्शल का, उसका मेरिट ले लिया, प्लस स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन लॉयनल रॉबिन्स का, उसका मेरिट ले लिया, और तीनों को क्या कर दिया? मिला दिया, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डायनेमिक ग्रोथ। तो कह दिया क्या कि भाई ये डेफिनेशन सबसे अच्छा हो गया। तो वो हर एक आदमी जान रहा है। इन्होंने जब तीनों को मिला देंगे, स्वाभाविक है कि इनका डेफिनेशन क्या होगा? प्रीवियस डेफिनेशन से बहुत अच्छा होगा। समझ में आएगा? लेकिन अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि स्टेट द P.A. सैमुअल्सन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बेटा आप शॉर्ट में मत लिख देना,
मिश्राम्बू, डेफिनेशन गिवन बाय पीएस सैमुअल्सन। ऐसा नहीं बेटा, वहां पे डेफिनेशन पूरा लिखोगे, है ना। ये मैंने समझने के लिए आपको बताया। जब एमसीक्यू हो उस पूरे पैराग्राफ में डेफिनेशन में देखोगे तो पता चलेगा कि तीनों डेफिनेशन का उसमें की पॉइंट दिया हुआ है। कैसे, नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं बेटा, नोट कर लो। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, economics is the study of how man and society choose, how man and society choose, comma with or without, with or without, with or without the use of money, with or without the use of money, comma, to employ scarce productive resources, to employ scarce productive resources, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, comma, to produce various commodities over time, to produce various commodities over time and distribute them for consumption, now and in the future, amongst various people and groups of society, अब देख लो बेटा, फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं। इकोनॉमिक्स is the study of how man and society choose, comma, with or without the use of money, comma, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, comma, to produce various commodities over time and distribute them the consumption now and in the future amongst various people and group of the society। इस डेफिनेशन में क्या मिला कि पहले मिला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन इन सोसाइटी, चाहे कोई एक हो चाहे पूरा सोसाइटी हो, वह या तो पैसे से या बिना पैसे के। तो विद यूज ऑफ मनी कौन कहा? एडम स्मिथ ने। विदाउट यूज ऑफ मनी किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। फिर क्या लिखा बेटा? कॉमा, टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ऐसे टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्केर्स मतलब लिमिटेड है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उसके यूजेज कितने हैं? बहुत सारे। विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज,
देख लो, तो ये किसका आ गया, रॉबिन्स का, लॉयनल रॉबिन्स का। तो तीनों डेफिनेशन तो मिल गया आपको, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, मिश्राम्बु। अब समझ में आ गया आपको। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर कमोडिटीज ओवर टाइम, जैसा समय आएगा आप प्रोड्यूस करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए उसे कंज्यूम करने के लिए, चाहे अभी चाहे फ्यूचर में, कैसे, amongst वेरियस पीपल, बहुत सारे लोगों के बीच में, या ग्रुप ऑफ सोसाइटीज। ये डेफिनेशन क्या हो गया, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डायनेमिक ग्रोथ किसका था, पीए सैमुअल्सन का। अब समझ आया बेटा आप लोग को। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज दोगे, अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में मैं उस डाउट को उस समय दे करके बता दूंगा। एक और भी डेफिनेशन है जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वह नहीं फेमस है, वो अपने स्टेट लेवल यूपी में उसको पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर जेके मेहता का डेफिनेशन है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया, टाइटल था वांटलेसनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन, वांटलेसनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है, उसकी वांट्स। वह ये सजेस्ट कर रहे थे कि व्यक्ति को अपनी वांट्स को कम करना चाहिए या अपने वांट्स को उन्हें अराइज नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोचो कि यदि व्यक्ति अपने वांट्स को अराइज न करे, अपने वांट्स को कम कर दे, तो फिर वो पैसा क्यों कमाएगा। इकोनॉमिक्स का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, जो उसका की पॉइंट है, जो उसका हार्ट बेटा, वही खत्म हो जाएगा, तो वह खत्म हो जाएगा वहीं पे। इसलिए प्रोफेसर जेके मेहता को एक अलग उनको उपाधि दी गई बेटा, क्या, इंडियन संत फिलोसफर इकोनॉमिस्ट। इंडियन संत फिलोसफर इकोनॉमिस्ट किसे कहते हैं, प्रोफेसर जेके मेहता को कहते हैं। नोट कर लो बेटा, इंडियन संत फिलोसफर इकोनॉमिस्ट किसे कहा जाता है, प्रोफेसर जेके मेहता, इंडियन संत फिलोसफर इकोनॉमिस्ट, ये एक उपाधि है ना। इंडियन संत फिलोसफर इकोनॉमिस्ट किसे कहते हैं, प्रोफेसर जेके मेहता को कहते हैं। और प्रोफेसर जेके मेहता ने जो डेफिनेशन दिया था वह किस टाइटल से दिए थे, वांटलेसनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन, आवश्यकता विहीनता। लेकिन उनके डेफिनेशन को मान्यता नहीं मिली और वह पॉपुलराइज नहीं हुआ। एक और डेफिनेशन चलते चलते बताकर यहीं पे आज का हम वीडियो एंड करेंगे। एक डेफिनेशन है जैकब वाइनर का, नोट कर लो बेटा, जैकब वाइनर, इकोनॉमिक्स इज व्हाट, economics is what economists do, ये डेफिनेशन किसने दिया, तो जैकब वाइनर ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हु डिफाइन इकोनॉमिक्स एज इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करता है। तो क्या करता है, तो हम लोग को अब जानना पड़ेगा कि एक अर्थशास्त्री का जो फंक्शन है, एक्टिविटी क्या है। और इस तरीके के जो डेफिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिक डेफिनेशन। क्या कहते हैं बेटा, प्रैग्मेटिक डेफिनेशन। जैसे मनी में भी आया था कि मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वह है जो मनी का कार्य करती है। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि मनी का प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन, जैसे हम लोग वीडियो बना दीजिए। तो हम वीडियो बना करके आप लोग को जल्दी अवेलेबल करा देंगे। तो जहां पर इस तरीके के डेफिनेशन हो, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करता है,
तो फिर इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ बातें छिपी हुई हैं। क्या इसको डेवलप करना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिक का जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, इकोनॉमिक्स क्या करता है ना। तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि जैकब वाइनर ने जो डेफिनेशन दिया वह क्या कहते हैं, तो कहते हैं वह प्रैग्मेटिक डेफिनेशन है। और वह प्रैग्मेटिक डेफिनेशन है क्या? इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। Pragmatic definition of economics given by Jacob Weiner. Who define economics as, who says economics is what economics do? Jacob Weiner. Economics is what economics do? Who say? Yes. Economics is science which deals with wealth. Who say? JB say. Economics is the science of wealth. Adam Smith. Economics defines as an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. Adam Smith. शॉर्ट में इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अल्फ्रेड मार्शल। ओके, किसके डेफिनेशन में मनी को मेजरिंग रॉड कहा गया? वेलफेयर को मेजर करने के लिए मेजरिंग रॉड की बात किसने की? एसी पिगू ने। एसी पिगू ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया? एसी पिगू ने। एसी पिगू कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल के स्टूडेंट थे, चेला थे। एसी पिगू ने कौन सी बुक लिखी? द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। कब ये किताब पब्लिश हुई? 1920 में। लॉयनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया, क्या टाइटल? स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन और चॉइस मेकिंग ओरिएंटेड डेफिनेशन। लॉयनल रॉबिन्स का डेफिनेशन कब आया? 1932 में। इनका डेफिनेशन का की पॉइंट क्या था? wants are unlimited, resources limited and they have alternative uses। इनका जो डेफिनेशन था उसमें किस अप्रोच को इन्होंने एक्सेप्ट किया? पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव अप्रोच को एक्सेप्ट किया, नॉर्मेटिव को नेग्लेक्ट किया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया? पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने। पीए सैमुअल्सन ने कौन सा डेफिनेशन दिया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डायनेमिक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। कोई दिक्कत? किस इकोनॉमिस्ट ने जो डेफिनेशन दिया उसमें वेलफेयर और स्कैरसिटी की बात है? पीए सैमुअल्सन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायनेमिक ग्रोथ में। एंड हु गेव द डेफिनेशन एज इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू? किसने ये परिभाषा दिया? इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। अर्थशास्त्र वह जो अर्थशास्त्री करता है, जैकब वाइनर। आज बस इतना ही। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग के लिए लेंथी हो गया होगा, लेकिन आपके लिए है। आप जब एक साथ ये चारों डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आपको कंपैरिजन करने में भी आसानी होगी। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन रिपीट किया आप लोग के सामने, तो आप लोग तुरंत आंसर दिए होंगे। तो आप समझिए कि 2 का आंसर आज देते, 2 का कल उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जितना आज आपने चारों डेफिनेशन को एक साथ करके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया और आंसर दिया। जिन लोगों ने आज ये वीडियो देखा हो, इसके पहले वाली वीडियो को ना देखा हो, आप पहली बार मुझे ज्वाइन कर रहे हो, कोई बात नहीं। आप हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें। इकोनॉमिक्स लिख दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे आपको वीडियो मैं आपके लिए यहां से शेयर करूंगा, आपको मिल जाएगा। हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर आप ऑन कर लें।
आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज, लेक्चर वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा, वहां पर अवेलेबल है। आज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, आपके सामने है। तो इसके पहले का जो वीडियो है वो भी आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। किसी वीडियो को आप मिस मत करें, क्योंकि आप लोग के लिए मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जितना लोग इसको देख सकें, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, यदि हम इसकी बात अपने पूर्वांचल में करते हैं, इसको बहुत गिरे हुए नजर से देखा जाता है। लगता है कि आपने कॉमर्स लेकर के, आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और आपको लोग कहते अच्छा तुम्हारा साइंस नहीं बढ़िया था। ऐसा नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 10th में टॉप किया था, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, स्कूल टॉप किया था, 95, 98, 99% मार्क्स पाया, और उन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया। उन लोगों ने बेटा ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया, इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन क्योंकि इस सब्जेक्ट के वैल्यू को अभी लोग समझते नहीं है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा। लेकिन यही जब आप दिल्ली में, पुणे, कोलकाता वहां पे देखते हैं और कि कौन क्या पढ़ रहा है, और जब आप वहां बोलते हो कि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूं, मैं ह्यूमैनिटीज मैंने ऑप्ट किया है, तो आपको लोग एक अलग निगाह से देखते हैं, हाँ क्या बात है। लेकिन अपने तरफ अलग नजरिया बेटा। तो मैंने जो ये कदम उठाया है कि जो लोग इकोनॉमिक्स से दूर भाग रहे हैं, दूर न भागें, इकोनॉमिक्स को लोग ऑप्ट करें, इसमें अपना करियर बनाएं। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे शेयर करें। अभी मैं आपके एकेडमिक के लिए बना रहा हूं, कॉम्पिटिटिव के लिए भी काम करेगा, लेकिन स्पेशली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैं इस पे वर्क करने वाला हूं। आप लोग को एसएससी के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, सिविल के लिए जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं कवर करूंगा अलग वीडियो में, अलग टॉपिक के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपना ध्यान रखिए। निरंतर आप लोग के लिए मैं प्रयासरत हूं, वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं। अगले दिन मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वीडियो लेकर के मिलूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।